सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट में सबसे पहला बताया जा रहा है, आवाज आ रहा है आज तक, वह है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ध्यान से सुनना, समझना, तब आपको समझ में आएगा। देखो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता क्या है, बताया जा रहा है इसके बारे में। इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है। क्या है? मतलब बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उसको एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मनी कहा जाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजर किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, समझे ना? उसको मापा किसमें जाता है? मनी के रूप में। मेजर किसमें किया जाता है? मनी के रूप में। अगर वहां पे पैसे की बात ना की जाए, जहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, सौदा हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा और ना बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यही बताया जा रहा है। कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। बोलो, हम हैं और कितने रुपए का सेल कर रहे हैं, या कितने रुपए का खरीद रहे हैं, या कितने रुपए का बेच रहे हैं, या कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वही हम लोग क्या करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसी को बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाता है। उसी को क्या माना जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाता है और उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगला पॉइंट बताया जा रहा है, जबकि एम्प्लॉय सर्टिफिकेशंस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम सर्टिफिकेशंस को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। जैसे सपोज मेरे पास कोई एम्प्लॉय आया या कोई कस्टमर आया, सुनाई दे रहा सबको? तो आप बताइए, तुम आए, हमसे खूब बतिया ली, जी सर हाँ हाँ एडमिशन हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, और आप कराए नहीं, तो क्या हम मान लेंगे कि आप हमारे यहाँ आज 1500 रुपये जमा हो गया? तुम कल आओगे, संतुष्ट हो हमसे, लेकिन करो कल आएंगे तो 1500 रुपये जमा करेंगे। क्या आज ही हम मान लेंगे 1500 रुपये जमा हो गया है? नहीं, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा कोई कर हम 2 से 1000 पढ़ा देंगे, कोई कर 500 पढ़ा देंगे, चला गया दूसरी जगह तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब तक वो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी हो नहीं जाता है, तब तक उसे ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है और बुक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है बाबू? मतलब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का सीधा सा मतलब, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी लेन देन करेंगे, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, तभी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करते। भले ही उस सामान तुम फ्री में दे दो, उसका मतलब नहीं, कोई ना कोई उसका वैल्यू होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा तुमको? जैसे मान लो यही मार्कर है, तो 2 रुपया 1 रुपया कुछ ना कुछ लगाया होगा ना जी, इसका कोई कोई वैल्यू है, और फ्री में किसी को दे दे तो हमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा, फिर भी देते हैं, ठीक है, तो उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। अब लिखना लिख लो अलग बात है, फ्री में दे दी, लेकिन कोई मतलब नहीं, हमारे बिजनेस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ध्यान रहे। उसके बाद से देखिए अगला सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि सबका अलग अलग अस्तित्व होता है, याद है आपको? तो देखिए यही लिखा गया इसमें साफ साफ। इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है, और हमेशा इन दोनों को अलग अलग मानकर ही क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। मैंने बताया भी था आपको,
व्यापार का स्वामी और जो व्यापार है दोनों एक अलग अलग एंटिटी है, दोनों के एक अलग अलग अस्तित्व है। तभी तो हम बताए थे कि व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन कैपिटल कहलाता है, और निजी खर्च के लिए निकाल लिया तो ड्राइंग कहलाता है। याद है आपको? ठीक है, तो यह कौन सा कंसेप्ट है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। क्लियर है? या आगे पूछूंगा मैं क्वेश्चन, या हल्के मत लेना। इस सर क्या बता दिए, कुछ समझा नहीं रहे हो। जितना समझाने वाला समझाता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा उसमें लेंदी लेके जाना नहीं है, इसीलिए मैं आपको पढ़ के और थोड़ा सा जितना समझाना बता दिया, और आप समझ भी रहे हो क्या मतलब है इससे। ठीक है, जो खुद नहीं समझ पाते हैं लोग खुद हम समझाते हैं। अगला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, इसका भी रूल सीधा सा है कि कोई भी व्यापार हम करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि लंबे समय तक व्यापार को चलाना है। तो देखो बताया जा रहा है, इस कंसेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है। कुछ समझ आया? मतलब आप बताओ, कोई भी आप लोग व्यापार करते हो, क्या मान लेते हो कि हमारा व्यापार 2 साल बाद बंद हो जाएगा, 2 दिन बाद बंद हो जाएगा? या मान के अकाउंट मतलब बिजनेस करते हो, इस व्यापार को लंबे समय तक चलाना है, और चले तो लाइफ भर चलाना है? बोलिए। ये मान करके हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, कुछ भी प्लानिंग करते हैं। हाँ, भले बीच में घाटा लग जाए, दुकान न चले, आपका व्यापार न चले, वो अलग बात है, लेकिन किसी के माइंड में नहीं रहता है कि नहीं हम चलाएंगे नहीं, 10 दिन चलेबे करेंगे इसलिए व्यापार किए, साले भर चलाएंगे इसलिए व्यापार किए। ऐसा कोई व्यापारी नहीं, वो व्यापारी नहीं माना जाएगा, तब गधा है। तब जो सोच रहा है नहीं 2 दिन के बाद बंद कर देंगे, साल भर के बाद बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये बताया जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है, और इसे कंटिन्यू एक्टिविटी कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाए। क्या किया जाएगा? लंबे समय तक किया जाएगा। क्लियर है सबको? बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत? चलिए, नहीं समझ तो बताओ आप लोग। ये थ्योरिकल ये है, आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। चलो, कॉस्ट कंसेप्ट, इसका भी सीधा सा मतलब है कि हम क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो आज एसेट्स अगर हम 10 रुपए में खरीदे हैं तो 5 साल के बाद वो बताएंगे 10 रुपए खरीदे, भले ही वो 1 रुपए में हम बेच क्यों ना दे, तो दिखा देंगे कि इसको बेचते समय कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, या कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि कोई भी बिजनेस में एसेट खरीदते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू वही रहता है जो हमने खरीदा था। जैसे नहीं कहते हो गाड़ी मान लो खरीद ली बाइक, अब 2-4 साल के बाद भी आएगा कोई कहेगा नहीं हम 50,000 में खरीदे, भले ही 20,000 में बेच दो, तो कहोगे ना कि 3 साल पहले कितने में खरीदे थे जी 50 में, तो बताएंगे 50 का खरीदा था, 20 का बेच दिया था, इतना चलाने के बाद 30,000 का नुकसान हुआ। बोलो, आप लोग हमेशा करते हो ऐसा एक्टिविटी, इसी को बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। देखिए, बोला इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है, और इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर को कितने में खरीदा, 50 में खरीदा, तो उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या मानेंगे? बोलो जी। क्लियर है सबको? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए, अगला है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसका भी सीधा सा मतलब हमने शुरू में ही पढ़ाया था आपको, और आज भी फिर से बता रहा हूं कि कोई भी व्यापार हम लोग करते हैं, और व्यापार करने में कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी सौदा करते हैं, तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 2 लोग। क्या बोलते हैं? 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक दायां पक्ष और
एक बायां पक्ष, और दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है। वो किस कंसेप्ट के अनुसार बनाया गया है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अनुसार, कि कोई भी लेन देन करेंगे हमेशा दो व्यक्ति रहेंगे, दोनों का बैलेंस क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर मान लो हम कोई नगद माल खरीद रहे हैं तो क्या होगा, बताया जा रहा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सेम वैल्यू एंड गिवन कैश टू इक्वल वैल्यू। बोलिए, आप अधिक जितने देंगे उतना ही तो रिसीव करेगा, ठीक है, जितना लेंगे वो देगा, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस इक्वल रहेगा, एक देने वाला होगा एक लेने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा एक बेचने वाला होगा, लेकिन दोनों का बैलेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है सबको। चलिए अगला है पीरियडिसिटी कंसेप्ट। ये अभी पढ़ाया था टाइम पीरियड, कि जो बिजनेस का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जो भी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, इसी के बीच करते हैं। जो भी स्टेटमेंट तैयार करते हैं इसी के बीच तैयार करते हैं, जिससे पता चल सके कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है, लॉस में गए या प्रॉफिट में गए हैं। ऐसा कभी देखो 5 साल 10 साल बाद चेक करें कि नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है। कुछ छोटे व्यापारी ऐसे भी डेली चेक करते हैं, एक पैकेट टाइप टॉफी लाया और कितना में लाया और कितना दिन भर में खत्म हो गया बेच दिया, कितना कमा लिया। कुछ लोग डेली चेक करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं, कुछ लोग 3 महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग साल भर में करते हैं। लेकिन माना जाता है कि अच्छे व्यापारी का गुण कि वो 3 महीने पे एक बार चेक करे, या तो 6 महीने पे एक बार चेक करे, या तो साल भर में एक बार चेक करे। लेकिन साल भर में स्टेटमेंट अपना तैयार कर ले कैसे भी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। देखो इसे बताया जा रहा है, इसे टाइम इंटरवल कंसेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेज को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, मतलब ईयर और क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके कि मेरे व्यापार का परफॉर्मेंस क्या है, कैसा है, घाटे में जा रहा है या फायदे में जा रहा है। तभी तो, अरे फायदे में होंगे तो और अच्छा चाहेंगे और व्यापार को अच्छे से चलाएं और फायदा कमाएं, और नुकसान हो रहा है क्या करें कि नुकसान ना हो। अजी पता नहीं रहा तो क्या करोगे, चलाते चलाते रहोगे और एक ही में बेहोश हो जाओगे। तो मान लो 1 लाख लगा दिया और पता नहीं कर रहे हैं क्या हो रहा हमारे व्यापार में, पता चला कि जब लास्ट में दूसरा बार चेक किया तो 2 लाख का लोन में चल रहा है, लगाए थे 1 लाख 2 लाख में, तो सब देने के बाद भी खदेड़ेंगे सब, वहां से जाना पड़ेगा। इसलिए टाइम टू टाइम पता करो जिससे सुधार ला सके। बोलिए, दिक्कत हो जाएगी। मान लो कोई काम कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते डेली कर रहे हो और आपको पता नहीं चले इसका फायदा है कि नहीं, तो करने का क्या मतलब। बोलिए, फायदा या नुकसान है कुछ भी कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं पीरियडिसिटी कंसेप्ट। चलिए अगला है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। इसका मतलब ये है, एविडेंस मतलब जी, मतलब कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं तो कोई ना कोई प्रूफ देते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आप बताओ, आप हमसे सर्विस लेते हो तो आप हमको फीस जमा करते हो ना, रसीद देता हूँ कि नहीं देता हूँ। अगर ना दूं तब तुम कहोगे हम 1500 फीस जमा किए हैं, हम मानेंगे नहीं, मानेंगे, झूठ बोल देंगे। या झूठ क्या बोले हमको याद ही नहीं है, 500-700 लड़के आ रहे हैं, पता नहीं कौन जमा किया था, किसे माने, तुम ही 1000 जमा किए थे, 1500 जमा किए थे। तो क्या कहते हैं, रसीद लेना मत भूलना, आगे चलकर कोई दिक्कत हो तो उस रसीद से चेक किया जा सकता है, और नहीं मानोगे तो हम कंप्लेन कर सकते हैं एविडेंस के रूप में कि सर ये इनका बिल है और इनका साइन है, इतना पैसा हमने जमा किया था, या मान नहीं रहे, लीगली कंप्लेन कर सकते हैं, FIR आपके नाम से दर्ज करा सकते हैं। वो पुलिस वाला आएगा, देखेगा, कहेगा ये सबूत है, कौन दिया है। आपका रसीद दूसरा कोई कैसे फाड़ के दे सकता है, आपका साइन दूसरा कोई कैसे कर सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके संस्था का है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रूफ के बाद उस पैसे को दिला दिया जाएगा, उसका सर्विस मिल जाएगा। लेकिन कोई प्रूफ है नहीं तो थाने में जाकर कंप्लेंट कर दो मेरे नाम से, 1000 दे दिए, बोलो, होना चाहिए ना। चलो तो यहाँ पे देखिए यही बताया जा रहा है, किस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, वाउचर
के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। तो कोर्ट मांगेगा सबूत क्या है, ठीक है, और फिल्म खूब देखते हो, सबूत 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 बहुत जानते हो कि सबूत क्या होता है। चलिए आते हैं अगला 8वां, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, समझ लेते हैं आज खत्म हो जाए। मैचिंग कंसेप्ट, तो जाहिर सी बात है आप लोग कहते हो ना कि कोई काम कर रहे हैं लेकिन इसका हिसाब किताब मैच नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा, तो ये मैचिंग कंसेप्ट ही बताता है कैसे मैचिंग कराना। समझिए, कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, मतलब जितना पैसा अर्न करते हैं, और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री का रेंट कितना दिए, 10,000 दिए, तथा स्टाफ सैलरी और अन्य खर्च कितना किया, 90,000 किया हो, और उस मंथ में टोटल हमने सेल कितने का कर दिया, 2 लाख का किया हो, उस मंथ में, ठीक है, उस बिजनेस का प्रॉफिट कितने का होगा, 1 लाख रुपए का होगा। तो पता चल गया ना इसी साल मैचिंग करा के कितना खर्चा किया और कितना इनकम किया और कितना कमाया, तो ये लगाएंगे प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू प्लस माइनस एक्सपेंस, जितना पता रहेगा चला जाएगा, हाँ माइनस में जा रहे हैं प्लस में जा रहे हैं, मैच करा ली कि नहीं करा ली, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैचिंग कंसेप्ट। मतलब कितना उस अर्न को करने के लिए कितना खर्चा किए हो और कितना अर्न हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना, प्रॉफिट आ जाएगा, और उसी कंसेप्ट को बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अब आप बताओ क्या ऐसा करते हो क्या, इस साल का खर्चा हो अगले साल का इनकम उसे एडजस्ट करते हो, नहीं, इस साल का इसी साल चेक करो कितना इनकम और कितना। अरे छोटा व्यापारी का भी रूल देखना, वो हमेशा देखता रहता है, ठीक है, तो वही मैचिंग कंसेप्ट है। ये नहीं कि 4 साल हम खर्चा किए और 2 साल इनकम की उसको मैच कराए, पता नहीं चला कि कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर साल का हर साल मैच कराए। अगला है रिलेशंस कंसेप्ट, तो यह बहुत सिंपल है, देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन समझना वर्ड को। इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव, मतलब हम भले ही आज हम कोई सामान बेच दी, ध्यान देना, भले ही कोई सामान क्या किया, बेच दिया, अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो उसे बुक ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू नहीं मानेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और इस कंसेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। समझे ना, ऐसा नहीं रिकॉर्ड कर लिया हम इतना कमा लिए, अभी बेचे ना, मिला नहीं। अब मान लो कोई दुकानदार, मतलब कोई कस्टमर आ गया और मार्कर लेके चला गया, तो बता दिए बेच दिए, पैसा नहीं मिला, तब कहेंगे इतना कमा लिए, पता नहीं लेके भाग जाए तब आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं। आगे नेक्स्ट लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट सेम वही है, लीगली हम लोग कंप्लेन कर सके, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दे, ऐसा प्रूफ दे, बता रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। मतलब जो भी हम काम करें, एक रूल है अकाउंटिंग का, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। कुछ ऐसा काम करें जिससे आसानी तरीके से हम लोग लीगली और इलीगली कंडीशन में ऐसा ना हो कि आप ये लीगल कर रहे हो, ठीक है, और उसके चलते ज्यादा नुकसान भरना पड़े, ठीक है, इसलिए कभी भी काम करें लीगल करें, स्टेटमेंट तैयार करें लीगल करें, इलीगल न करें, ठीक है। उसके बाद से एक्रूअल कंसेप्ट, अब एक्रूअल कंसेप्ट उसमें थोड़ा सा आपको अंतर नहीं लगेगा लेकिन समझ लीजिए, कर इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। कुछ समझे, सेम उल्टा, मतलब रेवेन्यू रेवेन्यू क्या हो गया, ध्यान देना, कह रहा अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। मतलब हमने काम कर दिया, हम समझ रहे इनकम हो गया, अब पैसा मिले या ना मिले, हम मान लेते इतने का हमारा फायदा, मतलब बिक्री हो गया है, ठीक है, यह कौन कंसेप्ट कहता है, एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। फिर से बताया जा रहा है कि ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पे। मतलब आज खर्चा कर दिया, मतलब खर्चा कब किया, जब बेनिफिट ले लिए, अब पैसा नहीं दिए वो अलग मैटर करता है, लेकिन आप दिखाओगे ना
कि जनवरी में कितना खर्चा किया, बोलो कि पेमेंट करोगे तो बताओगे खर्चा इतना किया। नहीं, आप लोग देखे होगे कहीं दुकान पे चले जाओ, कोई सामान खरीद लो, भले पैसा ना दिए, अब बोल देंगे इतने रुपए का खर्चा कर लिया, उसका हिसाब भी तो पहले रखे रहते कितना पैसा इसको देना है। ठीक है, ध्यान देना, ये जरूरी है। ये कौन एक्चुअल कंसेप्ट कहता है, बस और कुछ तो है नहीं। अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए, बस। तो ये कंसेप्ट समझ आया। अब कहो सर ये कहाँ जरूरत पड़ेगा, कहाँ जरूरत पड़ेगा, क्या हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पूछ देंगे कि बाबू ये कौन सा कंसेप्ट है बता दो तो, समझे ना, ये कंसेप्ट कौन सा है तो बता दो तो। जैसे मान लो क्वेश्चन कर ली और एक साइड आ गया डेबिट और एक साइड क्रेडिट, बोल देंगे कौन सा कंसेप्ट है, क्या बताओगे, और दोनों का बैलेंस बराबर है, क्या बताओगे, भूल गए। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, दोनों का बैलेंस बराबर है। बोलिए, अगर मान लो आप हमसे कोई सामान खरीदे और मैंने क्या किया, उसका एक रसीद दे दिया, हमने पूछ दिया कि बाबू ये कौन सा कंसेप्ट है, तो क्या बताओगे, लो भूल गया। एविडेंस कंसेप्ट, एक सबूत है कि हमने आपसे खरीदा है, आपने हमको बेचा है, बोलो। चलो, अगर मैंने क्वेश्चन कर दिया कि बाबू हमने इतना इनकम किया है और इतना एक्सपेंस किया है और माइनस करने के बाद से इतना प्रॉफिट हुआ, ये कौन सा कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट। अब आया, हाँ यही है और कुछ नहीं। हाँ नमो याद कर लेना, नमो का जब उसके बारे में जानो तो नमो याद होगा, नहीं जानो तो नहीं याद होगा। उसके बाद से आप लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो चलो अभी रूल नहीं पढ़ाएंगे, बस बता दे रहे हैं क्या होता है। क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे, इस पे थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। तो पहले तो समझिए अकाउंट हमने पढ़ाया था ना, अकाउंट किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक स्टेटमेंट होता है, याद है शुरू में, अकाउंट किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक स्टेटमेंट होता है जिसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, बिजनेस के एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस और लायबिलिटीज पे पड़ता है। लेकिन इसके टाइप कितने हैं, मतलब फर्क पड़ता है अलग बात है, लेकिन टाइप कितने हैं, कौन कौन नाम आएंगे जिसको हम पहचान लें कि एसेट्स है या यह है वह है, ठीक है, और इसका रूल क्या है। तो देखो इसके टाइप्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, 3 टाइप्स है। कितने टाइप, कौन कौन सा, पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो चलो हम पढ़ लेते हैं और तब समझा देते हैं आपको, ठीक है, या समझा के तो पढ़ा देते हैं, तो पहले हम पढ़ के समझाते हैं तो अच्छा रहेगा, आप लोग इसमें में आएगा। तो देखो बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा और बिजनेस में अकाउंट डेबिट होगा। और यदि एक बिजनेस कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, ठीक है, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब चलो इसको इसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसको हम डायग्राम समझा के समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए बोला गया है कि एक बिजनेस में जितना पर्सन का नाम आ जाए, क्या आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, या जितना किसी फर्म का नाम आ जाए, या जितना किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, या जितना किसी बैंक का नाम आ जाए, या जितना किसी कंपनी का नाम आ जाए, ठीक है, ये सभी क्या है, रिलेटेड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब कहो सर क्या मतलब है, पर्सन में आ सकता है राम, रमेश, चंदन, सुरेश, मोहन, इटिस, समझ रहा है। चलो फॉर्म आ सकता है अमित ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स, महेश ट्रेडर्स, यह हो सकता है। इंस्टीट्यूट किसी संस्था का नाम आ सकता है। बैंक अब चाहे SBI आए,
चाहे वो पीएनबी आए, चाहे वो सीबीआई आए, या कोई भी हो, किसी बैंक का नाम आ जाए, ठीक है, कंपनी, और चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे रिलायंस कंपनी हो, चाहे एचपी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, किसी कंपनी का नाम आ जाए, यह सब रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेन देन करेंगे, और जब सौदा करेंगे और इसमें से कोई भी नाम आ गया तो कोई पूछेगा कौन सा अकाउंट है, तो क्या बताओगे? पर्सनल अकाउंट। और बोला गया पर्सनल अकाउंट कि अगर वो देने वाला हो तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना, अगर वो पाने वाला है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देना। बोले यही था ना, रिसीव एनीथिंग, अगर कुछ वो रिसीव कर रहा है तो उसके अकाउंट को क्या करिए, क्या करिए, डेबिट करिए। और गिव कर रहा है, कुछ दे रहा है बिजनेस को, किसी अदर पर्सन को, तो उसके अकाउंट को क्या करिए, क्रेडिट करिए। बोले यू कह लो, देने वाला हो तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट। अब क्वेश्चन, किसको डेबिट किसको क्रेडिट? मतलब मेरे व्यापार में जब इसमें से कोई नाम आ जाता है और आपको लगता है कि वो देने वाला है तो क्रेडिट, और आपको लगता है कि पाने वाला है तो वह डेबिट। तो समझ आया? बोलो, यही तो लिखा है, देखो पढ़ रहे हैं फिर से। करा पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू, होम, बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है, और यह अकाउंट नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी का हो सकता है, जो मैंने नाम बताया है। और बोला जा रहा है ना कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है तो वह रिसीवर कहलाएगा और उसका अकाउंट डेबिट होगा, और यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है तो वह गिवर कहलाएगा और उस बिजनेस का अकाउंट क्रेडिट होगा। वही मैं समझाया। जैसे सपोज आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे पास आए और कोई सामान खरीद लिए और पैसा दे दिए, तो आप देने वाले हो तो क्रेडिट कर देंगे। चलो आप मेरे सप्लायर हो और हमने आपसे कुछ खरीदा है और हमने पैसा दे दिया, तो आप पाने वाले हो तो हम आपको डेबिट कर देंगे। प्लस सामने वाले को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, यह बता रहा हूं। तो जब सामने वाला मतलब पर्सन, कंपनी व संस्था अगर पाने वाला है, जो मेरे सामने आ रहा है, मेरे बिजनेस से जो डील कर रहा है, अगर पाने वाला है तो डेबिट, अगर देने वाला है तो, देने वाला हो तो क्रेडिट। नहीं समझाया? अभी रूल है बाबू, इसका रूल भी नोट्स में है, अभी समझ में आएगा, एक टेबल है इसका। बस आज थोड़ा सा हम चालू कर दें इसको कि चलो पढ़ लो ये भी। और अगला क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब होता है वास्तविक खाते। क्या होता है? वास्तविक खाते। ठीक है। और बताया जा रहा है इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित हो। किससे संबंधित? एसेट। अब बताओ, एसेट्स हमको समझाना पड़ेगा क्या? चलो, और यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसको उसको क्रेडिट करते हैं। समाया? क्या समाया? मतलब जब क्वेश्चन हम करेंगे और किसी एसेट्स की बात की जाए, समझ जाएंगे कौन सा अकाउंट है, रियल। और एसेट्स व्यापार में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे हम बिल्डिंग खरीद लिए, व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा तो डेबिट कर देंगे। और कैश दिए, व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। हम कंप्यूटर खरीद लिए, कंप्यूटर व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा तो कंप्यूटर क्या एसेट्स है ना, डेबिट कर देंगे। और बैंक से पेमेंट कर दिए तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। अभी तो हम लोग बहुत सिंपल अभी पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली, अभी क्वेश्चन भी समझाऊंगा मैं आपको अगले दिन। अगला है नॉमिनल अकाउंट। इसे बोलते हैं आय व्यय संबंधित खाते या नाम मात्र के खाते। इसमें केवल इनकम और एक्सपेंस आता है और कुछ नहीं आता था। देखो बताया जा रहा है, यह अकाउंट बिजनेस के एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस से संबंधित होता है। और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने मतलब रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा। और यदि बिजनेस में कोई
सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। मतलब यूं कह लो, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जैसे परचेज किया, खर्चा कर दिया, डेबिट हो गया। सेल किया, कमा लिया, क्रेडिट हो गया। अब कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट, तो इसके लिए हम और समझाने के लिए एक हम चार्ट बना के रखे, दिख रहा है आपको? कल ये समझाएंगे, और जब 2 क्वेश्चन बताएंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा जो बंद है। ठीक है, अभी आज उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। कौन सा? जो लास्ट में 3 पढ़ाया